फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम करेंगे इनकम टैक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज यानी कि काफ़ी सारे इनकम्स भी गिवन है और हमें काफ़ी यानी कि डिडक्शंस भी अवेलेबल है। सो मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ क्या है। ठीक है, इस टर्म ईशांक इज एम्प्लॉयड यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या है, एम्प्लॉयड है। कब से है? 10 अगस्त 2013 से। और उसकी जो इनकम है और उसकी इन्वेस्टमेंट 18-19 की हमारे पास क्या है, गिवन है। इनकम फ्रॉम दी सैलरीज यानी कि जो उसकी सैलरी से जो उसकी इनकम है वो इतनी है ईयर की। और हमें यहाँ पे मेंशन है हमारे यहाँ पे कि 1,05,000 पर मंथ इन लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। सो हम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो हम किसी भी यानी कि इनकम से, ठीक है, चाहे हमारे पास वो सैलरी की इनकम हो गई है, चाहे हमारे पास वो अदर सोर्सेज की इनकम है, हम कहीं से भी उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लॉस है। एंड देन इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज है। ठीक है, ये सारे के सारे हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे लिए ग्रॉस इनकम निकल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, ही डिपॉजिट्स 60,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में यानी कि जो कि हमारा पीपीएफ, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये आता है हमारा 80C में। ठीक है, तो हमारा पीपीएफ 80C में आएगा। एंड देन पेज 30,000 एज ट्यूशन फीस ऑफ हिज यंगर सिस्टर स्टडिंग इन अ स्कूल इन दिल्ली। देखिए ये यहाँ पे हमारे पास यंगर सिस्टर है। यंगर सिस्टर की जो ट्यूशन फ़ी है, ठीक है, यंगर सिस्टर की ट्यूशन फ़ी हमारी इंक्लूड नहीं होती है। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कोई भी चाइल्ड है, चाइल्ड की ट्यूशन फीस इंक्लूड होती है। सो यहाँ हमें कंफ्यूज करने के लिए है क्वेश्चन में कि यंगर सिस्टर की जो ट्यूशन फ़ी है वो इंक्लूड होगी, वो हमें पे नहीं करनी। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट 20,000 टूवर्ड्स ICI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तौर पे इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 80C में आएगा। तो 80C में हमारे पास कौन कौन सा आएगा, 60,000 एंड प्लस 20,000 यानी कि 80C में हमारे पास 80,000 आएगा, क्योंकि हमारी क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ही डोनेटेड 15,000। ठीक है, यानी कि उसने 15,000 को डोनेट किया है पीएम केयर फंड्स में। तो ये जो हमारे पास पीएम केयर फंड्स का है, ये किसका है, यानी कि ये हमारे लिए 80G का है। ठीक है, पर हमें यहाँ देखना है कि 5,000 कैश में दिया है, बाकी यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। जो भी हमारे लिए यहाँ पे 5,000 कैश है, तो मैक्सिमम हम कैश में खाली 2,000 ही दे सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास रेस्ट, इसका मतलब क्या है कि जो 10,000 की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हमें फुल अवेलेबल होगा, तो हमें 15,000 नहीं, तो यानी कि मैक्सिमम 2,000 हमें कैश का मिलेगा। ठीक है, और फिर हमारे लिए नेट बैंकिंग से भी हमें मिलेगा। ठीक है, 10,000 का, तो ये हो गया आपका 12,000। तो यहाँ पे 2,000 यानी कि उन्होंने कैश में दिया है, वन ऑफ द लोकल एजेंसी। ये नॉट रजिस्टर्ड है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास 20,000 का जो ये हमारे पास कैश में है, तो ये रजिस्टर्ड होती है, सिर्फ उन्हीं को ही अवेलेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है दैट इज ही कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, यानी कि उसके पास क्या है, 15% अपनी सैलरी का वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यानी कि ये हमारे पास एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन में है। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, सेक्शन होता है CCD सबसेक्शन 1, तो 80 CCD सबसेक्शन 1 में। ठीक है, तो हम इसमें मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, सिर्फ 10% ऑफ द सैलरी। ठीक है, 10% हमारे पास जो सैलरी का है वो ही क्या होता है, डिडक्शन में हमें मिलता है। पर हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय ने 15% क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने भी इक्वली अमाउंट पेंशन फंड में क्या किए, कंट्रीब्यूट किए है। तो ये जो एम्प्लॉयर करता है उसका होता है सेक्शन CCD सबसेक्शन यानी कि 2, तो वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है
प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर करता है तो मैक्सिमम एम्प्लॉयर जो है वो जितना भी करे, पर हमें जो यानी कि अमाउंट है वो 10% ऑफ द सैलरी की डिडक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आपकी इनकम का 10% अगर आपको कंट्रीब्यूशन आप खुद कर रहे हो या फिर आपका एम्प्लॉयर कर रहा है तो तब तक क्या है आपकी अवेलेबल है। ठीक है, तब तक आपकी डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट है उसकी 12 ईयर्स ओल्ड डॉटर है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गई है उसकी, यानी कि ये माइनर है, उसकी ओल्ड डॉटर है। ठीक है, तो वो 30,000 अर्न करती है। तो ऑल डॉटर है, ये माइनर का केस हो गया। अगर माइनर की इनकम होती है तो माइनर की इनकम हम उसके पेरेंट्स के इनकम में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो हमारी जो माइनर की इनकम है वो उसकी पेरेंट्स की इनकम में ऐड होगी। ठीक है, अब ये देखते हैं आगे क्या लिखा है। वाइफ ऑफ मिस्टर ईशांक एक हाउस वाइफ है और 2 लाख क्या करती है, हैंडक्राफ्ट वर्क से अर्न करती है। तो अब है कि यहाँ पे उसकी मदर की इनकम में ऐड हो या उसकी फादर की इनकम में ऐड हो, तो ये हमारे पास उसकी फादर की इनकम में ऐड होगा, क्योंकि यानी इसका मतलब कि मिसेस ईशांक की इनकम में ऐड नहीं होगा, मिस्टर ईशांक के इनकम में ये ऐड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी जो फादर की इनकम है वो ज़्यादा है मदर की इनकम से। ठीक है, तो उसी की इनकम में ऐड होगा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे डिडक्शंस भी गिवन है और हमें ये भी गिवन है माइनर का कंसेप्ट भी। ठीक है, हर चीज़ इन्होंने हर कंसेप्ट को क्या कर दिया है, एग्रीगेट कर दिया है। ठीक है, हम निकालते हैं उसकी, यानी कि हमें क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो कैलकुलेशन ऑफ उसकी हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, और ये भी हमारे पास ये फाइनल अमाउंट है। देन नंबर 1 क्या हमारे लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से उसकी इनकम है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, हेड है। तो 1,05,000 की उसकी है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो कितना हो गया, 12,60,000। ठीक है, ये हमें गिवन भी है। और एक चीज़ और, क्योंकि देखो एम्प्लॉयर ने उसे कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वो ये चीज़ उसकी एक्स्ट्रा इनकम ही तो है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूट किया है तो वो भी उसके इनकम में क्या होगा, ऐड होगा, और बाद में हमें डिडक्शन मिलती है। सो जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो ऐड होता है। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये उसकी एक्स्ट्रा इनकम है। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 15% है, हमें मेंशन है जितना भी एग्जैक्ट कंट्रीब्यूट किया गया। अगर 15% है तो 15% आएगा, लेकिन हमें डिडक्शन यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसका 10% तक ही अवेलेबल होती है इनकम की। यानी कि 1,89,000 यानी कि उसको एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। अब उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई है, ये उसकी सैलरी से आई है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी हो गई है उसकी 14,49,000। अब है यानी कि हमें डिडक्शन है हमारे पास। ठीक है, अंडर सेक्शन 16 के अंदर, ठीक है, डिडक्शन हमें करनी है कुछ, और तो कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स या वगैरह, तो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। कितने की, 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होगी। दैट इज़ 14,09,000। ठीक है, इतना ही कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। हमारे पास ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, तो गेन नहीं है, क्या है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से हमें लॉस गिवन है, तो ये हमारा कहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी। ये हमारा सैलरी से सेट ऑफ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कितना हो गया है, 15,000, यानी कि हमने इसमें से हम सेट ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज की हमारे पास इनकम गिवन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है हमारे पास 1,01,000। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। आप अपनी, ठीक है, जो आपने आंसर क्वेश्चन को देख के निकाले होंगे तो उसमें से आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या है, ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी,
ठीक है, ग्रॉस इनकम है। अभी तक ही मैंने ग्रॉस इनकम निकाली है इन सभी को आपस में ऐड करते हुए। ठीक है, तो 15 लाख हो गई है मेरी, 4000 ये हम माइनस कर देंगे, बाकी सबको हमने ऐड किया। पर हमें यहाँ पे इनकम में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनर का भी कंसेप्ट गिवन है, सो मुझे यहाँ पे माइनर की भी इनकम है वो भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो भी ईशान के इनकम में ही ऐड होगी, तो हमें ऐड करना है इनकम ऑफ माइनर। ठीक है, क्योंकि जो उसका क्या है, डॉटर है, उसकी इनकम है, तो वो उसकी इनकम कितनी है, 30,000 उसकी इनकम है। पर हमें यहाँ पे एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, हमें एग्जम्पशन मिलती है माइनर की इनकम में, कितनी मिलती है, यानी कि मैक्सिमम जो भी हमें एग्जम्पशन मिलती है वो मिलती है 1500 तक। ठीक है, पर चाइल्ड। तो उसके हिसाब से हमारे पास 1500 है, 1 चाइल्ड का, हम उसे क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास निकल के आया। सो जो ये ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम मेरी कितनी निकल के आई है, दैट इज़ 15,32,500। ये मेरी क्या है, ग्रॉस इनकम है। अब क्या ये मेरी नेट इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम है? नहीं, ध्यान दीजिए, ये मेरी नेट टैक्सेबल इनकम नहीं है। ठीक है, ग्रॉस इनकम तक का तो सभी का आ ही गया होगा, पर कहाँ दिक्कत आएगी आपकी, डिडक्शन में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में ही आपसे हर चैप्टर के जितने भी मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सभी का उन्होंने डिस्कस किया है। सो क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 के अंदर जो भी आपकी क्या है, डिडक्शंस होती हैं। सो फर्स्ट है मेरे लिए 80C की डिडक्शन है। ठीक है, सेक्शन 80C की डिडक्शन है। ठीक है, कौन कौन सी आएंगी, टूवर्ड्स हैं हमारे लिए, यानी पीपीएफ के लिए डिडक्शंस हैं, और हमारे लिए कौन सी है, इन्वेस्टमेंट की गई है रिटायरमेंट बेनिफिट वाली, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की डिडक्शन है। तो कितने की हो गई है, 60,000 की है, और ये 20,000 की है, तो कितना हो गया है ये, 80,000 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे लिए एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया है। सो आपको थोड़े से इसमें 80C, 80CC, CCD, IB, ठीक है, 80CC2, तो हमें काफ़ी सारा इन सब में डिडक्शंस गिवन है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि हमारे पास इस सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, पर हमें, इसीलिए मैं हर चीज़ को एक्स्ट्रा समझाने में यकीन करती हूँ कि एग्ज़ाम में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, कि जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में भी क्या है, मेंशन है। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगी, सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 में क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है टू पीएफ। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय ने खुद कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि देखो ये सारी है उसके खुद की इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय ने खुद भी कंट्रीब्यूट किया है। तो जो एम्प्लॉय ने खुद से कंट्रीब्यूट किया है, हमारे पास मैक्सिमम हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, यानी कि सैलरी का कितना, 10%। और एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है इसमें, कि जो सेक्शन हमारे पास एक और इसमें गिवन है, CCD, ठीक है, कौन सा, 1B में एडिशनल भी यानी कि डिडक्शन की गई है एम्प्लॉय ने, तो जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया गया है एम्प्लॉय का, वो हमारा 50,000 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसका डिडक्शन मैक्सिमम लिया है 50,000। ठीक है, सो इन दोनों का हमारा जो है, ठीक है, वो, ठीक है, ये कितना है, 10% ऑफ दी सैलरी। ठीक है, ये ले लिया है मैंने 50,000 का, यानी कि जो ये मैक्सिमम है, तो इन दोनों का हमारा सैलरी का 10% होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले मैंने आपको ये समझाया, फिर उसके बाद यानी कि 10% ऑफ सैलरी का किसका, CCD1 का प्लस CCD1B का, दोनों का ही मिला के होता है आपका। तो ये कितना हो गया, सैलरी का 10% हो जाएगा हमारे पास 1,26,000। उसमें से मैं 50,000 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। ठीक है, 50,000 हमने यानी कि एडिशनल जो भी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप
क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि उसमें लिखा है कि ठीक है एम्प्लॉय ने और इतना क्या क्या कंट्रीब्यूट, क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और ये एम्प्लॉय क्योंकि ये दोनों के दोनों ही आपके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हैं। सो प्लीज रिमेंबर, अगर दोनों ही आपके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हैं तो वो आपका 10% तक होगा एम्प्लॉय। तो यहाँ भी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, यहाँ भी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, तो आपका खुद देखना पड़ेगा हमें कि एम्प्लॉय का क्या है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इन दोनों का मिला के कितना होगा हमारा अप टू 10%। तो इन दोनों का मिक्स होके हमारे पास कितना होना चाहिए 1,26,000। अगर मैंने यहाँ पे 50 लिया है तो एडिशनल वो 50 ही कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, वो एडिशनल 50 ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे 50 ले लिया, इसका मतलब कि इन दोनों का मिक्स करके 1,26,000 होना चाहिए था। यहाँ मैंने कितना लिया है 50, तो ऑब्वियसली यहाँ मैं कितना लूँगी, यहाँ मैं लूँगी 76,000 जो इन दोनों का बैलेंस है। पर हमारे पास इन दोनों, क्योंकि एडिशनल में इंक्लूड नहीं करता, वो एडिशनल कितना भी अरे ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों का टोटल, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट हमारी 1,50,000 तक ही होना चाहिए। तो वो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 ही आएगा, चाहे इन दोनों का टोटल कितना भी ज़्यादा क्यों ना आए। क्लियर? लेकिन इसमें ठीक है, इस वाले में ये चीज़ काउंट नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे उसको मैक्सिमम है, वो करना चाहता है तो कर सकता है। अब हम बात करते हैं यानी कि किसकी, एम्प्लॉयर की। तो 80 CCD, ठीक है, 2 के हिसाब से, क्योंकि 1 में किसका था 80 CCD, 1 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, तो हमें क्वेश्चन को समझना भी है अच्छे से, ठीक है। 1 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, तो CCD 2 में हमारे पास किसका है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। किसका हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, चाहे वो नेशनल पेंशन में करे, ये हमारे पास कितना होता है अप टू 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी का ये भी 10% ही होगा, यानी 1,26,000 ही हमारे पास क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी, जो कि यानी कि एम्प्लॉयर ने 15% कंट्रीब्यूट किया था, तो हमें डिडक्शन सिर्फ 10% तक ही अवेलेबल होती है, चाहे वो एम्प्लॉय की हो चाहे एम्प्लॉयर की हो, चाहे वो एम्प्लॉय अपना उसमें 10 जगह, ठीक है, डिवाइड करके कंट्रीब्यूट करे, तो भी उसकी जो टोटल अमाउंट है वो आपकी कितनी होगी, 10% तक ही होगी। अब हम बात करते हैं 80G की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80G की। 80G में हमारे पास एक है कैश में दी गई है, ठीक है, तो जो हमारे पास कैश में अवेलेबल होती है वो सिर्फ हमें मैक्सिमम 2,000 तक ही अवेलेबल होती है। बाकी आप नेट बैंकिंग लाखों में करो, ठीक है, उसके लिए छूट है। तो कितनी हो गई है वो रिमेनिंग 10,000, तो कितना हो गया हमारा 12,000। सो जो टोटल डिडक्शन हमारी निकल के आई है वो कितने निकल के आई है, 3,38,000। क्लियर? अब नेक्स्ट है 11,94,500 इज माई टैक्सेबल इनकम। सो ये मेरी क्या है, टैक्सेबल इनकम है। आई होप आपको सभी को इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हमें यानी कि वर्किंग नोट्स हैं कुछ इसमें, वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे माइनर की इनकम है, हमने उस पेरेंट की इनकम में क्लब करेंगे जिसकी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मिस्टर रिशांक की इनकम क्या थी, ज़्यादा थी, उसमें हमने क्लब कर देंगे। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो रिडक्शन है वो हमें मैक्सिमम 10% तक ही अवेलेबल होगा। सेम लाइन हम इसके लिए भी लिखेंगे, डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की जो डिडक्शन है इज मैक्सिमम, ठीक है, या अवेलेबल इज मैक्सिमम अवेलेबल अप टू 10% ऑफ सैलरी, यानी कि हमारी सैलरी का 10% ही मैक्सिमम अवेलेबल होगा, ठीक है। और हमारे पास जो कैश है, कैश डोनेशन भी हमें कब तक अवेलेबल होती है, ठीक है, तो हमारे पास कैश डोनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ कैश डोनेशन इज अप टू 2,000, ठीक है, कहाँ पे, अंडर सेक्शन 80G, ठीक है, जो कि हमारे पास 5,000 थी, हमें 5,000 नहीं लेनी।
अब एक पॉइंट और कि हमने जो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस है वो मैंने सेट ऑफ किया है. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम. ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिया है, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. हमने सैलरी की इनकम में से उसे सेट ऑफ कर दिया. आई होप आपको जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था टैक्सेबल इनकम कितनी है ईशांक की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे. सो टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ईशांक इज ₹11,94,500. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.